ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद मार्जिनल कॉस्टिंग। इससे पहले हम मार्जिनल कॉस्टिंग के साथ स्टार्ट करें, मैं आपको ये बता दूं कि मार्जिनल कॉस्टिंग के ना ब्रॉडली दो एलिमेंट्स है जिसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। तो आज हमारा जो पूरा लेक्चर होगा दैट विल बी मोर फोकस्ड ऑन द फर्स्ट एलिमेंट विच इज मार्जिनल कॉस्टिंग एज ब्रेक इवन एनालिसिस। और जो दूसरा अदर पोर्शन है वो होता है मार्जिनल कॉस्टिंग एज अ डिसीजन मेकिंग टूल। तो आज हमारा जो फोकस है वो मार्जिनल कॉस्टिंग के ब्रेक इवन एनालिसिस वाले पार्ट पे होगा। और इसकी इससे पहले हम डिस्कशन करें, लेट्स डिस्कस कि मार्जिनल का मतलब क्या है। तो वेन एवर आई रेफर टू द वर्ड मार्जिनल, आई एम टॉकिंग अबाउट द एडिशनल और इंक्रीमेंटल चेंजेस। आई एम टॉकिंग अबाउट एडिशनल और इंक्रीमेंटल चेंजेस के हर, देखो, अगर मैं एक फैक्टर को थोड़ा सा चेंज कर दूं तो दूसरे फैक्टर के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा। अगर मैं अपनी प्रोडक्शन को चेंज कर दूं तो प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर क्या आएगा, फर्क आएगा। अगर मैं अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा दूं, इंक्रीमेंट ले आऊं उसके अंदर, या उसके अंदर लेट से अभी 500 यूनिट बढ़ा रहा हूँ और 500 के अंदर 50 यूनिट ज्यादा बनाने लग जाऊं, तो मेरे प्रॉफिट्स के ऊपर, मेरी कॉस्ट के ऊपर और मेरे रेवेन्यू के ऊपर क्या फर्क आएगा। ये सारी जो काम है, ये सारा का सारा काम हम मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर देख रहे होते हैं। तो मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो कि हम जिसके ऊपर पूरी, इनफैक्ट ये भी कहा जाता है, इनफैक्ट इसका दूसरा लाभ दिया जाता है, मार्जिनल कॉस्टिंग इज ऑल्सो नोन एज कंट्रीब्यूशन कॉस्टिंग। क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर जो है वो एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो फिगर, एक जो रोल प्ले करती है, दैट इज दी कंट्रीब्यूशन। एंड कंट्रीब्यूशन क्या होता है? अच्छा, पहले जरा कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं। कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। और जब मैं वेरिएबल कॉस्ट की बात कर रहा हूं तो उस वेरिएबल कॉस्ट के अंदर तमाम वेरिएबल कॉस्ट आ जाती है, प्रोडक्शन भी एंड नॉन प्रोडक्शन वेरिएबल कॉस्ट भी। तो इसीलिए मैंने माइनस वेरिएबल कॉस्ट आगे ब्रैकेट में लिख दिया है कि जब आप कंट्रीब्यूशन निकाल रहे हो तो आप सेलिंग प्राइस में से तमाम वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कराओगे, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि वो प्रोडक्शन वेरिएबल कॉस्ट है या नॉन प्रोडक्शन वेरिएबल कॉस्ट है। अब चले सर, ये तो फॉर्मूला हो गया, इट सेल्स माइनस ऑल दी वेरिएबल कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन रिप्रेजेंट क्या करता है? एक लेट से मैं आपसे कहता हूँ कि एक एग्जांपल है कि हमारे पास एक प्रोडक्ट है, उसकी सेलिंग प्राइस $10 है और उसकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्रोडक्शन नॉन प्रोडक्शन मिला के $5 है। तो उस प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन $5 निकल के आएगा। अब ये कंट्रीब्यूशन जो निकल के आया है ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा होता है? तो कंट्रीब्यूशन रिप्रेजेंट्स द अमाउंट दैट फर्स्ट helps in covering up the fixed cost and then to eventually make profit। देखो, आपका कंट्रीब्यूशन की जो फिगर है इसमें से तमाम वेरिएबल कॉस्ट निकल चुकी है। तो अब ये जो $5 का कंट्रीब्यूशन आ रहा है ना, ये आपको पहले हेल्प करेगा किस काम में? अपनी फिक्स कॉस्ट को कवर अप करने के लिए। एंड देन वंस आपकी फिक्स कॉस्ट कवर अप हो गई और अगर आपका कंट्रीब्यूशन स्टिल इंक्रीज होता रहा, यानी कि आपके यूनिट सोल्ड अगर बढ़ते रहे और आपका टोटल कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट को पीछे छोड़ के और आगे चला जाता है, यानी कि फिक्स कॉस्ट मेट से अगर $5,000 है और आपका टोटल कंट्रीब्यूशन $6,000 हो जाता है, तो देन जो जितना भी कंट्रीब्यूशन ऑन टॉप ऑफ फिक्स कॉस्ट है वो सारा का सारा आपको प्रॉफिट्स बनाने में मदद करेगा। सो कंट्रीब्यूशन इज द अमाउंट दैट हेल्प्स इन फर्स्ट कवरिंग अप द फिक्स कॉस्ट। पहले वो फिक्स कॉस्ट कवर अप करने में हेल्प करेगा एंड देन जैसी फिक्स कॉस्ट कवर अप हो जाएंगी इट विल हेल्प अस टू मेक प्रॉफिट्स। अब जो हमने बात करी थी मार्जिनल कॉस्टिंग एज अ ब्रेक इवन एनालिसिस, तो जरा ब्रेक इवन का मतलब क्या होता है ये समझ लेते हैं। ब्रेक इवन अब कहते हैं एक ऐसी कंडीशन है जिसके ऊपर ना ही बिजनेस प्रॉफिट्स बनाता है ना ही बिजनेस लॉसेस करता है। इट इज रेफर्ड टू एज अ नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन। ठीक है, तो ब्रेक इवन क्या है? ब्रेक इवन इज अ नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन। और ब्रेक इवन इन यूनिट्स अगर निकालना है, ब्रेक इवन इन यूनिट्स निकालने का क्या मतलब है? अगर मुझे फिगर आउट करना है कि कितने यूनिट्स अगर ये एक बिजनेस बना लेता है तो दे विल अचीव अ नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन, तो उसके लिए आई विल मेक यूज ऑफ द फॉर्मूला व्हिच इज फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, वेयर फिक्स कॉस्ट इज योर टोटल फिक्स कॉस्ट जिसके अंदर आपकी नॉन प्रोडक्शन प्रोडक्शन फिक्स कॉस्ट दोनों आ जाएंगी, एंड डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जिसका फॉर्मूला अभी अभी हम लोगों ने ऊपर देखा दैट इट इज गोइंग टू बी सेलिंग प्राइस माइनस ऑल दी वेरिएबल कॉस्ट। तो ब्रेक इवन इन यूनिट्स हमारे पास, लेट्स से एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि फिक्स कॉस्ट हमारे पास एक बिजनेस है, $1 लाख उसकी फिक्स कॉस्ट है और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लेट्स से हमने जो ऊपर निकाला था $5, $5 उसका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है। तो जब मैं 1 लाख डिवाइडेड बाय 5 करूंगा यानी फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट करूंगा, तो मेरे पास क्या निकल के आ गया? मेरे पास ब्रेक इवन इन यूनिट्स निकल के आ गए कि भाई अगर तो इस पर्टिकुलर बिजनेस को जिसकी फिक्स कॉस्ट $1 लाख है और उसका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट $5 है, अगर उस बिजनेस को ब्रेक इवन करना है तो दे शुड प्रोड्यूस एंड सेल 20,000 यूनिट्स।
1 लाख डिवाइडेड बाय 5 करूंगा तो 20,000 यूनिट्स आएगा ना। दीज 20,000 यूनिट्स आर रिप्रेजेंटिंग व्हाट, दे आर रिप्रेजेंटिंग अगर बिजनेस को अपना नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन को अचीव करना है तो दे शुड प्रोड्यूस एंड सेल एटलीस्ट 20,000 यूनिट्स। तो यहाँ पे यही बात मैंने लिखी हुई है, क्योंकि फिगर देखो आसान टॉपिक है, बट यू शुड नो द फॉर्मूलाज एंड यू शुड नो द इंटरप्रिटेशन ऑफ व्हाट यू आर कैलकुलेटिंग। तो लेट्स से आपने ब्रेक इवन का फॉर्मूला याद कर लिया, तो वो जो फिगर निकल के आई है ब्रेक इवन इन यूनिट्स के फॉर्मूला को अप्लाई करने के बाद उस फिगर का मतलब क्या है ये भी आपके समझ आना चाहिए। सो व्हेन द कंपनी विल प्रोड्यूस, लेट्स से अगर एक इस बिजनेस का ब्रेक इवन इन यूनिट्स 20,000 आता है, तो वी से कि भाई ये रिप्रेजेंट कर रहा है दैट व्हेन द कंपनी विल प्रोड्यूस 20,000 यूनिट्स they will achieve a no profit no loss situation, that is they won't be making any profits nor they will be making any losses। अच्छा, अगर ऐसी ब्रेक इवन इन यूनिट्स को हमें ब्रेक इवन इन डॉलर में निकालना है, जिसको अक्सर ब्रेक इवन इन रेवेन्यू भी कहा जाता है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, उसको ब्रेक इवन इन रेवेन्यू भी कहा जाता है। तो उसके लिए मैं सिंपली क्या करूंगा, मेरे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है कि जो ब्रेक इवन इन यूनिट्स ऊपर से आया है ना, जो हमने निकाला है नॉर्मल फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट करके, उस ब्रेक इवन इन यूनिट्स को मैं मल्टीप्लाई करा दूं विद द सेलिंग प्राइस पर यूनिट। तो लेट से मेरा ब्रेक इवन इन यूनिट्स 20,000 यूनिट्स का आ रहा था, सेलिंग प्राइस लेट से मैं अगर कहूँ $10 की पर यूनिट है, तो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 10 करा दूं तो मेरे पास ये जो $2 लाख निकल के आया है, दैट इज द ब्रेक इवन इन रेवेन्यू, जिसको हम ये भी कहते हैं कि दिस इज, जैसे 20,000 यूनिट्स जो ब्रेक इवन यूनिट्स था, उसके लिए मैं कह रहा था दैट दिस इज द नंबर ऑफ यूनिट्स दैट अ बिजनेस शुड प्रोड्यूस एंड सेल इन ऑर्डर टू अचीव अ नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन। लेकिन अब आप अगर उसी ब्रेक इवन इन यूनिट्स को मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस करा के ब्रेक इवन इन डॉलर या ब्रेक इवन इन रेवेन्यू निकाल के बैठे हुए हो, so that represents the amount of sales that the business should generate in order to achieve a no profit, no loss situation. So when the company would achieve a sales revenue of $200,000, they will achieve a no profit, no loss situation. तो ऊपर जो ब्रेक इवन यूनिट्स था वो बताता है कि कंपनी जब 20,000 यूनिट बना के बेचेगी, दे विल अचीव नो प्रॉफिट नो लॉस। लेकिन अगर उसी को हम रेवेन्यू या इन डॉलर के टर्म पे बात करें, तो अब हम कह रहे हैं कि जब कंपनी $200,000 का रेवेन्यू अचीव करेगी, तो they will achieve a no profit no loss situation, which means they will achieve the break even point in revenue। अच्छा, ये तो इसका एक फॉर्मूला है ना कि आप ब्रेक इवन इन यूनिट्स को मल्टीप्लाई करा लो सेलिंग प्राइस से एंड यू विल एंड अप गेटिंग व्हाट, यू विल एंड अप गेटिंग दी ब्रेक इवन इन डॉलर और ब्रेक इवन इन रेवेन्यू। इससे इसका एक और फॉर्मूला भी होता है, लेकिन उस फॉर्मूला को डिस्कस करने से पहले जरा हम कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो की बात कर लेते हैं। कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो एक रेशियो है जो कि बताता है कि भाई आप जब $1 का गुड बेच रहे हो, या लेट्स से आप जब $1 की सेल कर रहे हो, तो उस $1 का कितना परसेंटेज आपके बिजनेस का कंट्रीब्यूशन है। यानी कि वेल एवर यू आर सेलिंग गुड्स वर्थ $1, हाउ मच कंट्रीब्यूशन आर यू जनरेटिंग फ्रॉम दैट $1 वर्थ ऑफ सेल। तो इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बहुत सिंपल है। कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय 100। तो लेट्स से अगर जो हम एग्जांपल कैरी फॉरवर्ड करते हुए आ रहे हैं, जिसमें हमने कहा था कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कंप्यूट किया था बल्कि $5 है और सेलिंग प्राइस $10 है, तो 5/10 मल्टीप्लाई बाय 100, 50% क्या आ गया, 50% इज द कॉन्ट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो, जो कि किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है दैट व्हेन द कंपनी सेल्स अ यूनिट हैविंग अ सेलिंग प्राइस ऑफ $10, 50% ऑफ इट्स सेल्स वैल्यू विल बी द पार्ट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। तो जब जब वो $10 के गुड सेल करेगा, $5 वो कॉन्ट्रीब्यूशन में कमाता जाएगा। सो इट जस्ट रिप्रेजेंट्स अ परसेंटेज, प्रोपोर्शन एक परसेंटेज बना के दे दिए कि सेल्स का कितना परसेंटेज आपके कंट्रीब्यूशन है, सिंपल एज दैट। अब जो मैं बात कह रहा था कि भाई अगर आप ब्रेक इवन डॉलर निकालना चाह रहे हो, ब्रेक इवन रेवेन्यू निकालना चाह रहे हो, तो उसके लिए एक और फॉर्मूला इस्तेमाल हो सकता है एंड दैट फॉर्मूला इज फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो। फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो से भी आपके पास क्या निकल के आएगा, ब्रेक इवन रेवेन्यू निकल के आएगा। कैसे सर? इसको अगर देखो मैं ड्राइव करूं, मैं कह रहा हूँ फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो से क्या आ रहा है, ब्रेक इवन रेवेन्यू आ रहा है। अगर मैं सी एस रेशियो की जगह जो सी एस रेशियो यानी कि कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो का फॉर्मूला था विच वाज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय सेल्स पर यूनिट, अगर उसको रख दूं, तो फिक्स कॉस्ट, यहाँ पे देखिएगा क्या मैं इस फॉर्मूले को, जो कि फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो था, क्या मैं इसको फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय सेल पर यूनिट लिख सकता हूँ, सेलिंग प्राइस पर यूनिट? जी बिल्कुल लिख सकता हूँ। मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ जो सी एस रेशियो था, उस सी एस रेशियो का जो फॉर्मूला है वो अप्लाई कर दिया। मैंने कहा कंट्रीब्यूशन टू सेल रेशियो क्या इसके बराबर होता है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट के बराबर होता है। तो यहाँ पे अगर मैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अपॉन सेलिंग प्राइस पर यूनिट लिख दूं, तो एक मैथ्स का बड़ा बेसिक सा रूल है
वो मैं लिख भी देता हूँ अगर रूल यहाँ पे, कि बेसिक सा रूल क्या है कि डिनोमिनेटर, देखो फिक्स कॉस्ट का डिनोमिनेटर क्या है, फिक्स कॉस्ट का डिनोमिनेटर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है, और कंट्रीब्यूशन का जो डिनोमिनेटर है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का जो डिनोमिनेटर है, दैट इज सेलिंग प्राइस पर यूनिट। तो मैथ्स का एक रूल होता है, वो रूल क्या होता है, रूल बड़ा सिंपल होता है, व्हेन द डिनोमिनेटर, आपको सिर्फ समझाने के लिए, फॉर्मूला डायरेक्ट भी याद करा सकता हूँ, लेकिन उसके पीछे का जो लॉजिक है वो सिर्फ समझाने के लिए कि हाउ फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो विल गिव यू द सेम आंसर as break even in units multiply by selling price per unit। तो मैथ्स का एक बेसिक सा रूल होता है, when the denominator has another denominator, well the denominator has another denominator, जैसे कि आप देख सकते हो ना कि भाई फिक्स कॉस्ट का जो डिनोमिनेटर है वो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का जो डिनोमिनेटर है वो सेलिंग प्राइस पर यूनिट है। तो यानी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज एक्टिंग एज ए डिनोमिनेटर, और उसका एक और डिनोमिनेटर है विच इज सेलिंग प्राइस पर यूनिट। तो फिर हम कहते हैं व्हेन द डिनोमिनेटर एज अनदर डिनोमिनेटर देन द अदर डिनोमिनेटर, the other denominator multiplied with will be multiplied with the numerator, will be multiplied with the numerator। इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब ये है कि अगर 7/5 है और 5 के अपॉन में 3 लिखा हुआ है, यानी कि 7 का डिनोमिनेटर 5 और 5 का डिनोमिनेटर 3 है, तो जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो दिस विल बिकम 7/5 मल्टीप्लाई बाय 3 विच वुड बी 21/5। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फिक्स कॉस्ट का डिनोमिनेटर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का डिनोमिनेटर सेलिंग प्राइस पर यूनिट है। तो जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है विच इज सेलिंग प्राइस पर यूनिट, वो ऊपर जाके फिक्स कॉस्ट से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जब ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो दिस वुड बिकम फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, वो अपनी जगह पे रहा, सेलिंग प्राइस पर यूनिट ऊपर जाके अब फिक्स कॉस्ट से मल्टीप्लाई होगा। तो मुझे जरा ये बताओ, ये जो अब मेरे पास फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जो फर्स्ट पार्ट है बिफोर द मल्टीप्लीकेशन, ये किसी और फॉर्मूला के को तो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। जी बिल्कुल, ये किस चीज का फॉर्मूला है, ये आपके ब्रेक इवन यूनिट्स का फॉर्मूला बन गया। और इसको अगर आप सेलिंग प्राइस पर यूनिट से मल्टीप्लाई करा दो, तो यू विल गेट व्हाट, यू विल गेट द ब्रेक इवन इन डॉलर, यू विल गेट द ब्रेक इवन इन रेवेन्यू। सो देयर आर टू फॉर्मूलाज टू कैलकुलेट ब्रेक इवन इन डॉलर। अगर आपके पास ब्रेक इवन इन यूनिट्स और सेलिंग प्राइस है तो आप दोनों को मल्टीप्लाई करा लो, और द अदर वे अराउंड इज फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो, जिसको अगर हम एक्सपेल्ड करें, ये एक्सपेंशन आपको जरूरी नहीं है क्या है, लेकिन आपको समझ में आनी चाहिए कि हाउ दे बोथ हाउ बोथ द फॉर्मुलास आर गोइंग टू गिव यू द सेम आंसर, बिकॉज दे आर मोर और लेस द सेम थिंग, दे रिप्रेजेंट द सेम थिंग। दोनों के अंदर ही ब्रेक इवन इन यूनिट्स को आप सेलिंग प्राइस पर यूनिट से मल्टीप्लाई करा रहे हो टू गेट द ब्रेक इवन इन डॉलर। तो भाई सबसे पहले हमने देखा ब्रेक इवन इन यूनिट्स का फॉर्मूला, दैट वाज फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। देन हमने देखा ब्रेक इवन इन रेवेन्यू का फॉर्मूला, दैट इज ब्रेक इवन इन यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस। देन वी सॉ द कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो व्हिच इज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट। एंड देन लेट्स सी कि भाई अगर हमारे पास एक टारगेटेड प्रॉफिट हो, है ना, क्या हो, अगर हमें कहते हैं कि भाई एक कंपनी को ब्रेक इवन यूनिट निकालना है, ये पता करने के लिए कि अगर हमें लो प्रॉफिट वाला सिचुएशन अचीव करनी है तो हमें कितने यूनिट्स बना के बेचने पड़ेंगे। लेकिन अब एक कंपनी ऐसा कह रही है कि यार मुझे फिगर आउट करना है कि अगर मुझे एनुअल बेसिस पे या मंथली बेसिस पे एक अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जनरेट करना है, लेट्स से टारगेट प्रॉफिट हमारा $10,000 मुझे जनरेट करना है, तो इतना प्रॉफिट जनरेट करने के लिए मुझे कितने यूनिट्स बेचना है, उसको भी आप बड़ा इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। आप सिंपली क्या कहोगे, आप कहोगे जो फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट था, आप उसी के अंदर बस जो आपका टारगेट प्रॉफिट है उसको क्या करा लोगे, ऐड करा लोगे। तो इनिशियली ब्रेक इवन निकालने के लिए आप क्या करते हो, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। लेकिन अब टारगेटेड प्रॉफिट निकालने के लिए आप क्या करोगे, ये टारगेटेड यूनिट्स निकालने के लिए आप क्या करोगे, फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट जो भी आपका टारगेट है डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और ये आपको क्या निकाल के देगा, ये आपको निकाल के देगा, लेट्स से अब मैं कहता हूँ कि बिजनेस की जो हमारी सेम एग्जांपल चल रही है, इसमें हमारे पास फिक्स कॉस्ट $1 लाख थी, और लेट्स से हमारा टारगेट प्रॉफिट $20,000 है। तो $1 लाख प्लस $20,000 डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट वही $5। तो जब इसको मैंने डिवाइड किया तो मेरे पास 24,000 यूनिट्स निकल के आ गए। लाओ ये जो टारगेटेड यूनिट्स है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये बता रहे कि अगर कंपनी को $20,000 का प्रॉफिट अचीव करना है
तो द कंपनी must sell at least 24,000 units. So the company, if wishes to achieve a target profit of $20,000, then they must sell 24,000 units. तो ये टारगेट यूनिट्स निकाल के आपको क्या फायदा हुआ? टारगेट यूनिट्स निकाल के कंपनी को पता चला कि यार हमें कितने यूनिट्स बेचने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू अचीव आवर टारगेटेड प्रॉफिट। और जिस तरीके से टारगेटेड यूनिट्स है कि भाई हमें कितने यूनिट्स बेचने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू अचीव आवर टारगेट प्रॉफिट, उसी तरीके से टारगेटेड डॉलर या टारगेटेड रेवेन्यू भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जिसको कैलकुलेट करने का अगेन प्रोसेस बड़ा सिंपल है कि अगर तो आपके पास टारगेट टारगेटेड नंबर ऑफ यूनिट्स ऊपर से आप निकाल चुके हो, तो बस उसको सिंपली मल्टीप्लाई करा दो किससे? सेलिंग प्राइस पर यूनिट से। या फिर आप क्या करो, या फिर आप फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट को डिवाइड करा दो किससे? कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो से। एंड अगेन यू विल गेट व्हाट? अगेन यू विल गेट द टारगेटेड रेवेन्यू और द टारगेट इन डॉलर्स, जो कि किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा? लाइक से 24,000 आपके टारगेटेड यूनिट से आपने उसको सेलिंग प्राइस $10 से मल्टीप्लाई करा दिया, तो जो 2,40,000 निकल के आया है, दैट रिप्रेजेंट कि अगर कंपनी को अपना सेम 20,000 का टारगेट प्रॉफिट अचीव करना है, तो द कंपनी बस जनरेट अ रेवेन्यू वर्थ $2,40,000। So the company, if wishes to achieve a target profit of $20,000, then they must earn a revenue of $2,40,000. So that is target in revenue or target in dollar. तो उसके बाद अगर हम आगे आए तो द नेक्स्ट थिंग इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपको बताता है कि हाउ सेफ योर बिजनेस इज फ्रॉम कमिंग बैक टू द ब्रेक इवन पॉइंट और फ्रॉम रीचिंग बैक टू द लो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन। इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी को? हम कहते हैं कि यार हम देखते हैं कि एक्चुअल यूनिट्स हम अभी कितने प्रोड्यूस करके सेल आउट कर रहे हैं। सो विल डू एक्चुअल यूनिट्स प्रोड्यूस माइनस ब्रेक इवन यूनिट्स। कि हम अगर लेट से अज्यूम कर ले कि अगर 22,000 यूनिट्स अब अगर हम सेल कर रहे हैं और प्रोड्यूस करके सेल कर रहे हैं, और हमारा ब्रेक इवन यूनिट्स हमने जैसे ऊपर निकाला था, कितना था? 20,000 यूनिट्स हमने निकाला था ब्रेक इवन यूनिट्स। जी, 20,000 निकाला था। तो हम कहते हैं ब्रेक इवन यूनिट्स हमारा 20,000 है, और हम 22,000 यूनिट्स अगर बना के बेच रहे हैं, तो दोनों का जो डिफरेंस है, दैट इज एक्चुअल यूनिट सोल्ड एंड द ब्रेक इवन यूनिट्स, वो आ रहा है कितना? 2,000 यूनिट। और ये 2,000 यूनिट आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है कि कंपनी 2,000 यूनिट से सेफ है बिफोर इट रीचेस बैक टू द ब्रेक इवन पॉइंट। और क्या कोई कंपनी ब्रेक इवन पॉइंट पे दोबारा जाना चाहती है? नहीं, कोई कंपनी दोबारा ब्रेक इवन पॉइंट पे एटलीस्ट फ्रॉम प्रॉफिट्स ही जाना चाहती है। हाँ, लॉसेस में तो वो बिल्कुल जाना चाहेगी कि मैं ब्रेक इवन पे आ जाऊं, लेकिन प्रॉफिट्स में है तो वो कभी भी ब्रेक इवन पॉइंट पे नहीं जाना चाहेगी। तो द हायर द मार्जिन ऑफ सेफ्टी, द बेटर इट विल बी कंसीडर्ड फॉर द बिजनेस। तो लेट्स से अगर यही बिजनेस अपनी सेल्स को बढ़ा के 30,000 यूनिट्स पे ले जाता है, और लेट्स अज्यूम कि उसका ब्रेक इवन अभी भी 20,000 यूनिट्स रहता है, तो अब इसका जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है दैट वुड बिकम 10,000 units, and the business will end up having a higher margin of safety. And the higher the margin of safety, the better it is considered for the business, because the more less riskier the business will get. तो ये जो margin of safety है, ये एक तरीके से रिस्क पोजीशन डिफाइन कर रहा है बिजनेस की। रिस्क पोजीशन ऑफ बिजनेस बिफोर इट reaches back to the break even point, to the break even point। तो देखो, अगर एक कंपनी 30,000 यूनिट बेच रही है और उसका ब्रेक इवन 20,000 यूनिट्स है, तो द कंपनी कैन लूज सेल्स अप टू 10,000 यूनिट्स एंड दे विल स्टिल नॉट बी मेकिंग अ लॉस, दे विल स्टिल कम एट द ब्रेक इवन पॉइंट। लेकिन अगर एक कंपनी का ब्रेक इवन ही 20,000 यूनिट्स है और वो भलाई 22,000 यूनिट्स रही है, तो अगर कोई भी थोड़ा सा उसकी डिमांड के ऊपर शौक आया, थोड़े भी कंज्यूमर्स ने अगर शॉपिंग करना उनके प्रोडक्ट की खत्म कर दी, दे विल एंड अप एट अ लो प्रॉफिट और लो लॉस सिचुएशन, और माइट पॉसिबल कि वो लॉसेस में चले जाए। So that is why the higher the margin of safety, the better it is considered for a business. देन जरा इसकी तो थोड़ा सा थ्योरी का पार्ट है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी को ना वो अगर वैल्यू में निकालना है, तो ऑब्वियसली आपकी जो अभी करंट सेल्स रेवेन्यू है, उसको जो आपका ब्रेक इवन इन रेवेन्यू उससे माइनस करा लो, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन वैल्यू या मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रेवेन्यू निकल के आ जाएगा। और अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी एज अ परसेंटेज मांगा हुआ है, तो आप सेल्स रेवेन्यू ऑफ ब्रेक इवन को डिवाइड करा लो जो आपका एक्चुअल सेल्स रेवेन्यू एंड देन मल्टीप्लाइड विद 100, तो आपके पास अगेन आपका जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी एज अ परसेंटेज निकल के आ जाएगा। अच्छा, जरूरी नहीं है कि रेवेन्यू हो, अगर आप दोनों को यूनिट्स में भी रखो तो भी आपका काम हो जाएगा। अगर आप इसको लेट से
ब्रेक इवन इन यूनिट्स डिवाइडेड बाय क्या कहते हैं, जो एक्चुअल आपकी यूनिट्स की सेल हो रही है, मल्टीप्लाई बाय 100 करो, तब भी आपके पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी एज अ परसेंटेज निकल कर आ जाए। Then there are some benefits of break-even analysis. Obviously, it helps in calculating the break-even point, which itself is going to be very helpful for the business, क्योंकि business को पता होगा कि यार हमने इतने यूनिट्स बेचेंगे तो हम नो प्रॉफिट नो लॉस अचीव कर लेंगे। इट हेल्प्स इन कैलकुलेटिंग मार्जिन ऑफ सेफ्टी, विच इज अगेन इटसेल्फ वेरी यूजफुल, क्योंकि बिजनेस को पता होगा कि हाउ रिस्की इज माई बिजनेस पोजिशन, कि भाई अगर तुम्हें ब्रेक इवन पॉइंट से सिर्फ 2000 यूनिट से सेफ हूँ, तो आई कैन नॉट टेक एनी डिसीजन जो कि मेरी सेल्स को नीचे ले आए और मैं जो लॉसेस में जाके चला जाऊं। लेकिन अगर तो मेरा जो रिस्क पोजीशन है वो बहुत ज्यादा अच्छा है, यानी मैं ब्रेक इवन पॉइंट से बहुत ज्यादा दूर हूँ, मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत हाई है, तो मैं थोड़ा सा क्रिएटिवली कुछ नई टेक्निक्स भी अप्लाई करके एक्सपेरिमेंट कर लूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि यार मुझे लॉस पे जाने पे बहुत ज्यादा यूनिट्स की अगर सेल गिरेगी तो मैं जाके ब्रेक इवन पे या लॉस पे जाऊंगा। अदरवाइज अगर बहुत सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आया तो आई विल स्टिल बी मेकिंग प्रॉफिट्स। देन इट ऑल्सो हेल्प्स इन प्रोडिक्टिंग द प्रॉफिट एंड लॉसेज एट डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट। जैसे कि आपने टारगेट प्रॉफिट में देखा कि भाई अगर 20,000 का प्रॉफिट बनाना है तो कितने यूनिट्स बनाओ, इसी को आप चेंज करके भी रख सकते हो। आप 30,000 प्रॉफिट बनाना चाह रहे हो तो भी आप कंप्यूट कर लो कितने यूनिट्स बना के बेच ले। तो प्रॉफिट अगर आप बढ़ाना चाह रहे हो बढ़ा के देखो, कम करना चाह रहे हो कम करके देखो। एट डिफरेंट एक्टिविटी लेवल वो आपको डिफरेंट प्रॉफिट को बता देगा कि आपका कितना प्रॉफिट बनेगा। देन इट हेल्प्स विद द शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग। आपको ये शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करता है कि भाई अगर आपने प्रॉफिट बढ़ा ले तो आप किस कॉस्ट को कंट्रोल करो, किस चीज को आप सेल्स को कितने से बढ़ाओगे तो आपका जो टारगेट प्रॉफिट है वो अचीव हो जाएगा। अगर आपको एक स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो अचीव करना है तो आपको कितने से सेलिंग प्राइस बढ़ानी पड़ेगी। ये सारे शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग के अंदर भी मार्जिनल कॉस्टिंग आपको हेल्प करता है। देन लिमिटेशंस ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस क्या है? सब कॉस्ट आर डिफिकल्ट टू क्लासिफाई एज फिक्स्ड और वेरिएबल, क्योंकि इसके अंदर जो सबसे मार्जिन कॉस्टिंग के अंदर इंपॉर्टेंट चीज थी, जो कॉर्नर स्टोन था, वो कंट्रीब्यूशन था। और कॉल क्योंकि देखो ना सारी कैलकुलेशन आपकी कंट्रीब्यूशन के ऊपर ही मोर और लेस बेस्ड है। तो कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए हमने देखा था फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस माइनस ऑल वेरिएबल कॉस्ट। लेकिन कभी कभार कुछ कॉस्ट को वेरिएबल और फिक्स पे क्लासिफाई करना मुश्किल होता है, सो दैट इज अ लिमिटेशन। इट अज्यूम्स दैट सेलिंग प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, ये एक लिमिटेशन है कि भाई जो मार्जिनल कॉस्टिंग अज्यूम करता है कि सेलिंग प्राइस चेंज नहीं होगी, जबकि रियल वर्ल्ड के अंदर ऐसा नहीं होता। इट ऑल्सो अज्यूम दैट ऑल प्रोडक्शन इज सोल्ड, वो कहता है कि भाई जितना प्रोड्यूस किया सब बिक गया, जो कि अगेन रियल वर्ल्ड के अंदर ऐसा जरूरी नहीं है कि हो। एंड इट ऑल्सो अज्यूम दैट वेरिएबल एंड फिक्स कॉस्ट रिमेन कॉन्स्टेंट फॉर होल पीरियड, वो कहता है कि भाई जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है उससे भी चेंज नहीं होना, और जो टोटल फिक्स कॉस्ट है उससे भी चेंज नहीं होना, जबकि रियलिटी में ऐसा नहीं होता। रियलिटी में आपकी फिक्स कॉस्ट भी चेंज हो सकती है और आपकी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी चेंज हो सकती है। Then cost volume profit analysis is used to determine the effect that changes in volumes and costs will have on company's operating profit। तो cost volume profit analysis अभी हम दो ग्राफ्स देखेंगे, तो उसमें आप देखोगे कि जो cost volume profit analysis का ग्राफ है वो आपको बताएगा कि जैसे ही अगर आपके एक्टिविटी लेवल यानी आपके नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड अगर आप उसको थोड़ा भी आगे पीछे करोगे तो आपके प्रॉफिट पे डायरेक्टली कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो नाउ लेट्स डू द ग्राफ्स, और उसके बाद फिर आपका मार्जिनल कॉस्टिंग एज ब्रेक इवन एनालिसिस खत्म हो जाएगा। तो वी हैव टू ग्राफ्स दैट वी हैव टू स्टडी। पहला ग्राफ जो है वो आपका ब्रेक इवन चार्ट कहलाता है। वेरी सिंपल ग्राफ, स्पेशली जिन बच्चों ने कॉस्ट स्ट्रक्चर्स ऑफ द बिजनेस वाली क्लास की हुई थी जिसमें मैंने तमाम ग्राफ्स वेरिएबल कॉस्ट का, टोटल कॉस्ट का, फिक्स कॉस्ट का, सेल्स रेवेन्यू का, चारों ग्राफ पढ़ाए थे, पर चारों ग्राफ को एक डायग्राम में मर्ज कर दो, यू हैव योर ब्रेक इवन चार्ट। कैसे सर? अभी सुनो। देखो सबसे पहले इन मेकिंग अ ब्रेक इवन चार्ट, एक्सेस बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक्सेस लेवल करने का मार्क होता है, अभी से बता रहा हूँ। तो आप यहाँ पे देखो, वाई एक्सेस पे लिखोगे रेवेन्यू एंड कॉस्ट, एंड एक्स एक्सेस पे आप लिखोगे यूनिट्स। ठीक हो गया? देन एक्सेस लेबल करने के बाद आपकी जो पहली कॉस्ट आपने बना ली है वो आपने बना ली अपनी फिक्स कॉस्ट। और फिक्स कॉस्ट तो हमें पता है, अभी हमने पढ़ा भी कि भाई मार्जिनल कॉस्टिंग अज्यूम करता है कि फिक्स कॉस्ट रिमेन फिक्स ओवर एनी एक्टिविटी लेवल, ओवर एनी नंबर ऑफ यूनिट्स यू प्रोड्यूस। तो यहाँ पे फिक्स कॉस्ट विल बी ऑलवेज बी अ हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंटिंग कि भाई ये टोटल कॉस्ट, जो टोटल फिक्स कॉस्ट है, चाहे आप कितने भी यूनिट्स बनाओ, ये चेंज नहीं हो रही। तो ये आपकी सबसे पहले फिक्स कॉस्ट की लाइन आ गई। उसके बाद यू विल मेक अ लाइन फॉर लेट्स से टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट की आपकी लाइन जो बनेगी, टोटल कॉस्ट इट कंप्राइजेस ऑफ व्हाट? टोटल कॉस्ट कंप्राइजेस ऑफ फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है? अच्छा, अब इवन जब आपका आउटपुट जीरो था तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट तो जीरो होती है, लेकिन स्टिल यू हैव सम फिक्स कॉस्ट। तो इस वजह से इवन एट आउटपुट जीरो योर बिजनेस विल बी इनकरिंग सम टोटल कॉस्ट। तो इसी वजह से जो आपके टोटल कॉस्ट का अगर आप कर्व देखो, ये वाला कर्व जो टोटल कॉस्ट का जा रहा है, मैं पिंक से इसको हाईलाइट करो ताकि आप इसको देख सको।
ये जो आपका टोटल कॉस्ट का कर्व जा रहा है, ये देखो स्टार्ट कहाँ से हुआ, ये जीरो से स्टार्ट नहीं हुआ। इवन एट आउटपुट लेवल जीरो, अब कह रहे हैं आपकी कुछ ना कुछ टोटल कॉस्ट है, और वो टोटल कॉस्ट किसके बराबर है? एट आउटपुट जीरो। जब आपका आउटपुट जीरो है तो आपकी फिक्स कॉस्ट के बराबर है क्या? टोटल कॉस्ट आपकी फिक्स कॉस्ट के बराबर है। और फिर जैसे जैसे आपका आउटपुट बढ़ता जा रहा है, तो क्यू के फिक्स कॉस्ट तो फिक्स है, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट के अंदर इंक्रीज आता जा रहा है, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती जा रही है, तो उसी वजह से आपकी टोटल कॉस्ट के अंदर भी इंक्रीज आता जा रहा है। तो आप देखो जैसे जैसे आपका आउटपुट बढ़ रहा है, आपकी जो टोटल कॉस्ट है वो भी क्या हो रही है? वो भी इंक्रीज होती जा रही है। तो सबसे पहले ठीक है सर, फिक्स कॉस्ट हॉरिजॉन्टल लाइन, टोटल कॉस्ट इट विल स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट एज यू हैव स्टार्टेड द फिक्स कॉस्ट, तो ये अपनी फिक्स कॉस्ट से ही स्टार्ट होगा, इस बात को आपने याद रखना है। दैट द थर्ड लाइन दैट यू कैन मेक इज मे बी और वेरिएबल कॉस्ट। और वेरिएबल कॉस्ट अच्छा ब्रेक इवन चार्ट के अंदर ना इतनी नेसेसरी है भी नहीं। अगर इसको मैं हटा भी दूं, लेट्स से मैं ये वेरिएबल कॉस्ट मैंने लिखी हुई है, ये लो भाई मैंने हटा दी, आपके ब्रेक इवन चार्ट पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। रिमेंबर दैट, ब्रेक इवन चार्ट से वेरिएबल कॉस्ट का डायरेक्ट कोई इम्पैक्ट नहीं है। इनफैक्ट मार्केटिंग स्कीम के अंदर वेरिएबल कॉस्ट को अक्सर ब्रेक इवन चार्ट के अंदर दिखाते भी नहीं है, तो दिखा दो ना दिखाओ उसका इम्पैक्ट कोई नहीं है। तो लेट्स से अगर आपकी वेरिएबल कॉस्ट पे यहाँ पे डाल भी देता हूँ, दोबारा ले आता हूँ उसको, ये आपकी अगर वेरिएबल कॉस्ट दोबारा मैं कहता हूँ आ गई, ठीक है। तो वेरिएबल कॉस्ट कहाँ से स्टार्ट होगी? वेरिएबल कॉस्ट जीरो से स्टार्ट होगी, और जैसे जैसे आपके यूनिट्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ती जा रही है। अब जो लास्ट आपके पास चीज आएगी वो आएगी टोटल रेवेन्यू का आपकी लाइन, और टोटल रेवेन्यू की लाइन मैं उसको ग्रीन से शेड कर देता हूँ। ये अगेन जीरो से स्टार्ट होगी, क्योंकि जब आपका आउटपुट जीरो है तो आपका सेल्स रेवेन्यू भी जीरो है, और फिर जैसे जैसे आपका आउटपुट बढ़ता जा रहा है आपका रेवेन्यू भी बढ़ता जा रहा है। तो अब आप देखिए जिस पॉइंट पे आपका टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट मीट कर रहा है, दैट पॉइंट इज रेफर्ड टू एज द ब्रेक इवन पॉइंट। और एक्स एक्सिस पे अगर आप चले जाओ, जैसे डॉटेड लाइन आप देख रहे हो, तो जो भी आपके पास नंबर ऑफ यूनिट्स हो गए जहां पे टोटल कॉस्ट टोटल रेवेन्यू आपसे भी इक्वल है, दैट इज गोइंग टू बी रेफर्ड टू एज ब्रेक इवन इन यूनिट्स। और अगर आप जरा इसी को डॉटेड लाइन से मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ, अगर लेफ्ट पे रेवेन्यू या कॉस्ट वाले तरफ चले जाओ, तो दैट वुड रिप्रेजेंट द ब्रेक इवन इन रेवेन्यू या ब्रेक इवन इन डॉलर, कि भाई आपका कितनी सेल्स अगर हो जाए तो आपका ब्रेक इवन जो है पॉइंट अचीव हो जाएगा। सो दैट्स हाउ यू मेक अ ब्रेक इवन चार्ट। और फिर लास्ट चीज जो आपने स्पेसिफाई करनी होती है वो ये करनी होती है कि ब्रेक इवन पॉइंट से पहले वाला जो रीजन है वो लॉसेस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और ब्रेक इवन के बाद वाला जो रीजन है वो प्रॉफिट्स को आइडेंटिफाई या रिप्रेजेंट कर रहा होता है। क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट से पहले हम ये कहते हैं, आप इनफैक्ट देख भी सकते हो कि ब्रेक इवन से पहले आपकी जो पिक लाइन है विच इज रिप्रेजेंटिंग द टोटल कॉस्ट, वो जो है वो कंपैरेटिवली हायर है, ज्यादा है, एज कंपेयर टू द ग्रीन लाइन विच इज रिप्रेजेंटिंग योर व्हाट, विच इज रिप्रेजेंटिंग योर टोटल रेवेन्यू। तो जब जाहिर सी बात है आपका अगर रेवेन्यू कम है और आपकी टोटल कॉस्ट ज्यादा है तो फिर तो आपके लॉसेस ही हो रहे हैं ना। बट आफ्टर द ब्रेक इवन पॉइंट यू कैन सी द ग्रीन लाइन which is representing total revenue is greater than the pink line which is representing the total cost, जो कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि अब आफ्टर द ब्रेक इवन पॉइंट बिजनेस का रेवेन्यू ज्यादा है और बिजनेस की टोटल कॉस्ट कम है। एंड सो जो आपका ब्रेक इवन पॉइंट के बाद वाला रीजन है दैट रिप्रेजेंट्स प्रॉफिट, whereas जो आपके ब्रेक इवन पॉइंट से पहले वाला रीजन था दैट रिप्रेजेंटेड लॉसेस, एंड दैट्स हाउ यू विल मेक अ सिंपल ब्रेक इवन चार्ट। देन ये पहला ग्राफ हो गया जो आपको समझ में आना चाहिए इस टॉपिक से रिलेटेड। फिर दूसरा जो प्रॉफिट वॉल्यूम एनालिसिस का चार्ट है, दिस चार्ट ओवर हियर, ये जो प्रॉफिट वॉल्यूम एनालिसिस का आपका चार्ट है, ये चार्ट आपको बताता है कि एट डिफरेंट एक्टिविटी लेवल आपका प्रॉफिट कैसे कैसे डिफर करेगा। तो इसके अंदर जैसे ब्रेक इवन चार्ट के अंदर आपका वाई एक्सिस पे रेवेन्यू और कॉस्ट था, और हमारे पास जो ये ग्राफ स्टार्ट हो रहा था जीरो से स्टार्ट हो रहा था। यहाँ पे आपका प्रॉफिट वॉल्यूम एनालिसिस का जो ग्राफ होता है जिसको कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस भी कहते हैं, इसमें आपके पास वाई एक्सिस में हो गई प्रॉफिट एंड लॉसेस, ठीक है। वाई एक्सिस पे क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉसेस होगा, और एक्स एक्सिस पे यू विल हैव द नंबर ऑफ यूनिट्स और द वॉल्यूम कि कितने यूनिट्स बेच ले, ठीक हो गया। तो वाई एक्सिस पे जो प्रॉफिट्स है या लॉसेस है, तो ऑब्वियसली अब लॉसेस नेगेटिव में रिप्रेजेंट हो गए, तो आप ये देखो ये जीरो रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या ये जीरो रिप्रेजेंट कर रहा है कि जब बिजनेस का कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं है। इसके नीचे जितना रीजन है वो सारा लॉसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके ऊपर जितना रीजन है वो सारा प्रॉफिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और देख लो मैंने लेबल भी इसको किया हुआ है प्रॉफिट स्लैश लॉसेस से। और एक्स एक्सिस के ऊपर आपका वही यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम आएगा। अब आपने एक ही सिंगल लाइन बनानी है जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस लाइन कहते हैं। और ये प्रॉफिट एंड लॉस लाइन कैसे बनेगी?
ये हम कहेंगे कि यार जब हम 0 यूनिट बना रहे हैं, लेट्स से जब हमारा एक्टिविटी लेवल 0 है, तो ऑब्वियसली कोई टोटल रेवेन्यू नहीं है। लेकिन क्या कोई कॉस्ट है? जी बिल्कुल कॉस्ट है। हमने अभी यहाँ देखा कि इवन एट आउटपुट लेवल 0 आपकी टोटल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट के बराबर होती है। तो इवन एट आउटपुट 0 जब आपका कोई रेवेन्यू नहीं है, यू स्टिल हैव योर फिक्स कॉस्ट। तो एट आउटपुट लेवल 0 आपकी जो भी फिक्स कॉस्ट है वो आपका क्या है, वो आपका टोटल लॉस है। तो पता क्या चला? पता ये चला कि जो प्रॉफिट एंड लॉस लाइन बनती है, ये प्रॉफिट एंड लॉस लाइन का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, दैट इज द फिक्स कॉस्ट, जस्ट लाइक द प्रीवियस ग्राफ। लेकिन वो जो कॉस्ट है वो, क्योंकि आपका कोई रेवेन्यू नहीं है, यहाँ पे आप कॉस्ट को आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं, आप लॉसेस को आइडेंटिफाई कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है जब आपका कोई रेवेन्यू है ही नहीं, तो जो आपकी फिक्स कॉस्ट है वो सारा का सारा आपका क्या है, वो सारा का सारा आपका लॉस है। बिकॉज राइट नाउ यू आर नॉट अर्निंग एनी मनी, यू आर नॉट, यू डोंट हैव एनी इनकम एट ऑल। आपका कोई रेवेन्यू अभी एग्जिस्ट नहीं कर रहा वेल यू आर प्रोड्यूसिंग 0 यूनिट्स। तो आपका जो भी लॉस है वो तमाम का तमाम फिक्स कॉस्ट के बराबर है। देन एज यू मूव ऑन टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर यूनिट्स, आपका लॉस कब होने लगता है? देखो आपका लॉस क्या हो रहा है, कब हो रहा है। एंड देन जब आप एक्स एक्सिस को इंटरसेप्ट करते हो या एक्स एक्सिस के ऊपर आ जाते हो, जैसे कि यहाँ पे आप देखो, जहां पे आपका प्रॉफिट और लॉस किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो जहां पे प्रॉफिट एंड लॉस 0 के बराबर हो जाए, दैट इज द ब्रेक इवन पोजीशन। तो जितने भी यूनिट्स के ऊपर आपका जो है ये लाइन एक्स एक्सिस से क्रॉस करेगी, दैट इज गोइंग टू रिप्रेजेंट द ब्रेक इवन पॉइंट। और फिर उसके ऊपर जब ये चली जाएगी, तो इट मीन्स कि अब आप ब्रेक इवन के ऊपर जा रहे हो, तो ऑब्वियसली यू विल बी मेकिंग मोर एंड मोर प्रॉफिट्स। तो दिस वन इज कंपैरेटिवली मोर सिंपलर, क्योंकि इसके अंदर एक ही लाइन है, और एक ही लाइन के थ्रू आप ये बता रहे हो कि भाई एट डिफरेंट एक्टिविटी लेवल बिजनेस का क्या प्रॉफिट या क्या लॉस होगा। तो लेट्स एक्टिविटी लेवल 0 है, तो बिजनेस का लॉस है अराउंड $200 के करीब। फिर बिजनेस का अगर लेट्स एक्टिविटी लेवल 20 यूनिट्स है, तो बिजनेस का लॉस अराउंड $100 के करीब है। बिजनेस की अगर यूनिट्स 30 है, तो बिजनेस का कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं है। फिर बिजनेस की अगर यूनिट्स 40 है, तो बिजनेस $50 का प्रॉफिट बना रहा है। फिर बिजनेस के लेट्स अगर मैं कहता हूँ यूनिट्स 50 बिजनेस प्रोड्यूस कर रहा है, ये लेट्स टेक अनदर वन, लेट्स से मैं कहता हूँ बिजनेस अगर 70 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है, तो 70 यूनिट के ऊपर बिजनेस मोर और लेस $300 का प्रॉफिट कमा रहा है। विच सजेस्ट व्हाट, कि डिफरेंट एक्टिविटी लेवल के ऊपर जो बिजनेस के डिफरेंट प्रॉफिट एंड लॉसेस है, ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। चार्ट्स बनाने को पेपर के अंदर आ जाते हैं, और ज्यादातर आपके पास जो चार्ट आता है वो ब्रेक इवन चार्ट आता है। लेकिन कॉस्ट वैल्यू प्रॉफिट एनालिसिस का चार्ट भी आपके पास आ सकता है, बनाने को भी आ सकता है, और इंटरप्रेट करने को भी आ सकता है। कि आपको यहाँ पे इस तरीके का ब्रेक इवन चार्ट बना के दे, और यहाँ पे एक वैल्यू लिखी हुई हो 10,000, और फिर आपसे पूछे कि फिक्स कॉस्ट कितनी है, तो भाई अब आपको पता होना चाहिए कि जहां से टोटल कॉस्ट स्टार्ट हो रही है, या अगर ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन जहां से स्टार्ट हो रही है, वहां पे जो भी फिगर रिटर्न है वो क्या है, वो उसकी फिक्स कॉस्ट है। फिर इसी तरीके से अगर वो पूछे ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, तो आपको पता होना चाहिए टोटल कॉस्ट टोटल रेवेन्यू जहां इंटरसेक्ट हो रहा है, वो ब्रेक इवन पॉइंट रिप्रेजेंट हो रहा है। उसके ऊपर जितने भी यूनिट्स है वो ब्रेक इवन यूनिट्स है। उसके लेफ्ट पे चले जाओ, जितना भी रेवेन्यू है वो ब्रेक इवन डॉलर या ब्रेक इवन रेवेन्यू है। सो ये चीजें आपको इंटरप्रेट भी करना आना चाहिए, एंड दैट इज द कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग एज ब्रेक इवन एनालिसिस। यानी कि यहाँ पे आपका आधा मार्जिनल कॉस्टिंग जो उसका फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट मेजर चंक है, वो कंप्लीट हो गया है। रिमेनिंग चंक ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग एज डिसीजन मेकिंग टूल, वो हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।